धन्यवाद हितेश जी। सर्वप्रथम मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सेशन में मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आग्रह करूंगा, एक प्रेजेंटेशन छोटी सी बनाई थी क्योंकि जानकारी मिली थी कि जल के ऊपर भी एक कार्यक्रम यह है, सेमिनार है। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। उसे पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए और सांस लेने के लिए हवा चाहिए। अगर ये तीनों चीजों में से एक भी चीज व्यक्ति को नहीं मिलेगी तो उसका जीवित रहना संभव नहीं है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में आज की परिस्थिति में ये तीनों ही चीजें प्रदूषित हो चुकी हैं। विषय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अगर हम इसे जल की दृष्टि में देखें तो हमारे देश में वाटर क्राइसिस क्यों है? किसी भी देश की नदियां वो उसके लिए उसकी धमनियों के समान होती हैं। यदि उनका प्रवाह रुका तो जैसे व्यक्ति का जीवित रहना धमनियों के रुकने से संभव नहीं हो पाता, वैसे ही देश, ये राष्ट्र, ये समाज भी जीवित रह पाएगा, ये भी बड़ा मुश्किल है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो हमारे देश में करीबन 10,360 नदियां हैं, लेकिन वो नदियों का जल प्रवाह लगातार रुकता चला जा रहा है, लगातार प्रदूषित होता चला जा रहा है। जबकि अगर देखें तो पूरे वर्ष भर में 4,000 क्यूबिक किलोमीटर्स जो है वो वर्षा का जल आता है हमारे देश में। 1859 क्यूबिक किलोमीटर्स के करीब नदियों में जल बहता है, लेकिन वो सारा का सारा जल जिसका हमें संरक्षण करना चाहिए, जिसको हम उपयोग में ला सकते हैं, उसे उपयोग में ना लाने की जगह वो उचित प्रबंधन ना होने की वजह से बह भी जाता है। जगह जगह कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनते चले जा रहे हैं। अंडरग्राउंड लेवल वाटर गिरता चला जा रहा है क्योंकि वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा। करीबन 432 क्यूबिक किलोमीटर्स अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व हमारे पास है। करीबन 690 यूजेबल क्यूबिक किलोमीटर्स हमारे पास सरफेस वाटर अवेलेबल है, नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, तालाबों के रूप में। लेकिन अगर हम देखें फिर भी वाटर क्राइसिस हमारे यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध होना वो दूभर हो चुका है। ऐसा क्यों है? अगर हम देखें तो इसके पीछे का विषय आता है मांग और पूर्ति का भी। जब जब मांगे बढ़ती जाती हैं तो उनकी पूर्ति करना भी संभव नहीं होता। वैश्विक पैरामीटर के हिसाब से अगर हम देखें तो 1700 क्यूबिक मीटर जल जो है वो एक व्यक्ति के लिए एवरेज उसे प्रतिवर्ष चाहिए होता है अपने जीवन यापन करने के लिए। और जिन देशों में उससे कम प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध है उसे वाटर स्ट्रेस कंट्रीज की संज्ञा दी गई है। विश्व के 10 बड़े देश जो जल संपन्न देश हैं उसमें भारत भी स्थान रखता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे लिए फिर भी जल संकट है। जो प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता आजादी के समय 1950 में हमारे पास करीबन 5177 क्यूबिक मीटर जल हर व्यक्ति के लिए मिलता था, आज वो गिरकर 1544 हो गया है। उसका कारण सीधा सा ये है कि हमारी मांगे बढ़ती चली जा रही हैं, जिसके कारण उसका दोहन भी अधिक हो रहा है। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे देश की नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी सूखने के कगार पर है।
कृष्णा नर्मदा की क्या स्थिति है सबको पता है। अगर पूरे देश के नदियों के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जल जो भूमिगत जल हम लेते हैं वो सारा डिपेंड करता है गंगा के ऊपर। करीबन 171 क्यूबिक किलोमीटर जल सिर्फ गंगा बेसिन से उपलब्ध होता है हमारे इस्तेमाल के लिए। लेकिन गंगा की स्थिति क्या है और आज से पहले कोई चिंता नहीं करी गई, ये सबको जानकारी है। बड़ी अच्छी चीज है कि अब उस गंगा को पुनर्जीवित करने के लिए, उसे स्वच्छ करने के लिए, निर्मल करने के लिए प्रयास हमारे देश में होने शुरू हुए हैं। इसी तरह से नदियां हमारी जब प्रदूषित हुई, हमारे देश में नदियों के प्रदूषित होने से और जल उपलब्ध ना होने की वजह से गांव में उचित जल व्यक्ति को पीने के लिए नहीं मिल पाता। करीबन 6.25 लाख गांव ऐसे हैं जहां पर उचित जल उपलब्ध नहीं है पीने के लिए, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है पीने के लिए। 2020 तक हमारे देश के 21 महानगर ऐसे होने हैं जिनके अंडरग्राउंड वाटर लेवल 0 हो जाएगा, जिसमें दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई जैसे देश भी हैं, शहर भी हैं। तो कैसे इन शहरों में कैसे पानी उपलब्ध कराया जाएगा? अभी वर्ल्ड वाइड आप लोगों ने देखा होगा, केप टाउन की स्टोरीज बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं कि कैसे वो आउट ऑफ वाटर हो चुका है। तो वो 0 डे हमारे लिए भी आ सकता है। करीबन 25% के आसपास हमारे भूमि सिर्फ जल के अभाव के कारण वो रेगिस्तान में धीरे धीरे परिवर्तित हो चली जा रही है। अगर हम देखें तो 1960 में हमारे देश में कुल 3000 ट्यूबवेल्स होते थे, जो कि आज 26 लाख हैं। वो क्यों हैं? उन सारी चीजों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन उस जनसंख्या के विषय में बात नहीं की जाती। उस सबको सारी चीजें चाहिए, लेकिन वो पूर्ति कहां से होगी उसके विषय में कोई बात नहीं करता। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया कि इन सारी समस्याओं का, अगर वायु प्रदूषण हो रहा है और वायु प्रदूषण के कारण 15 लाख लोगों की मृत्यु हमारे देश में हर साल होती है, अगर फूड अडल्ट्रेशन की समस्या है, किसी को भी आज के समय में शुद्ध खाने को भोजन नहीं मिलता, अगर पीने की समस्या है, जल के विषय में मैंने बताया, तो इन 3 मूल समस्याओं का कारण क्या है? उसका कारण है हमारी मांगें बढ़ी हैं, हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। और क्या भविष्य में अपनी और आगे आने वाली पीढ़ी को हम ये 3 चीजें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ के हिसाब से हमें मिलनी चाहिए, क्या वो हमें मिल पाएंगी या हमारे बच्चों को मिल पाएंगी? शायद नहीं। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या के विषय में हमारे देश में प्रयास नहीं करे गए। भारत विश्व का पहला देश था जिसने 1952 में पहला ऑफिशियल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट करा। 1974-75 में क्या हुआ इमरजेंसी के दौरान, अगर उसे सही तरीके से किया गया होता, विजन अच्छा था, लेकिन अगर सही तरीके से किया गया होता तो आज भारत की वो दुर्दशा नहीं होती। उसके बाद हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी वर्ष 2000 में बनी और उसी वर्ष 2000 में हमारे देश की आबादी 11 मई 2000 को 100 करोड़ हुई। हमारे देश में 100 करोड़वें बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्ची का नाम है आस्था अरोड़ा। आंकड़े विभिन्न तरीकों के बताए जाते हैं कि हमारी आबादी कितनी है, लेकिन अगर हम देखें कि विरोधाभास की स्थिति इतनी अधिक है कि 100 करोड़वा बच्चा वर्ष 2000 में जब जन्म लेता है हमारे देश में, और आज आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश की आबादी
वो लगभग 137 करोड़ के आसपास बताई जाती है। तो उसके हिसाब से प्रतिवर्ष 2 करोड़ की वृद्धि, ये बिल्कुल सामान्य सी कैलकुलेशन है। लेकिन अगर हम वहीं देश की जन्म दर और मृत्यु दर की बात करें तो हमारे देश में लगभग 2.5 करोड़ लोग हर साल जन्म लेते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, और लगभग 88 लाख लोग हर साल मरते हैं आज के समय में। तो वो अंतर आता है 1 करोड़ 60 लाख के आसपास, मतलब 1 करोड़ 60 लाख की वार्षिक वृद्धि। तो क्या हमारा सेंसस, क्या हमारी जनगणनाएं जो बताती हैं कि भारत की आबादी कितनी है, वो सही है? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। हमने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी, विभिन्न सरकारी विभागों के आंकड़ों को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आंकड़ों को लेकर, तो हमें ज्ञात हुआ कि इस देश की जनसंख्या इस समय कम से कम 145 करोड़ है। 145 करोड़ की जनसंख्या को संभालने के लिए, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 18% जनसंख्या है, उस जनसंख्या के लिए रहने के लिए भूमि है 2.4% मात्र, और उपयोग में लाने के लिए जल है सिर्फ 4%। तो बाकी सारी चीजें अनुपलब्ध रहेंगी, वो स्वाभाविक ही है। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम हर समस्या के रूट कॉज पर जाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हमारी डिमांड्स उतनी हो जो कि सस्टेन कर पाए संसाधनों के हिसाब से। तो संसाधनों के अनुरूप विकास और संसाधनों की आवश्यकता, उसके दोहन की आवश्यकता सीधे आबादी के बढ़ने से जुड़ी है। तो जब तक हम अपनी आबादी नहीं रोकेंगे तब तक किसी भी समस्या का समाधान इस देश में होना वो बहुत कठिन है। अधिकतर कुछ बुद्धिजीवी लोग अलग अलग उदाहरण देते हैं। चीन का उदाहरण देते हैं कि चीन ने अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी चीन लेकर आए, वहां पर वो फेल हो गई हैं। ये विषय मुझे बताना आवश्यक इसलिए है जिससे उसके संबंध में जो भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में वो दूर हों। 1978 में चीन अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया, जबकि चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से हमसे 3 गुने से भी ज्यादा बड़ा है। लेकिन उसने सोचा, वो एक टारगेटेड पॉपुलेशन पॉलिसी अपनी लेकर आए। 1 चाइल्ड पॉलिसी 35 वर्षों के लिए, और टारगेट था 40 करोड़ बर्थ को कंट्रोल करना। उन्होंने वो टारगेट अपना पूरा करा 35 वर्षों में, और उसके बाद वो 2 चाइल्ड पॉलिसी पर आ गए। तो हमारे देश में बड़े बुद्धिजीवी वर्ग ये कहने लगा कि वहां पे 2 चाइल्ड पॉलिसी, वो उनकी 1 चाइल्ड पॉलिसी फेल हो गई है। जबकि आज से अगर हम 70s की बात करें, 70 के दशक में चीन की और भारत की इकोनॉमी बराबर थी। चीन की और भारत की पर कैपिटा इनकम बराबर थी, और आज क्या स्थिति है ये साफ दिखाई देता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले आवश्यक है किसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कि हम अपनी जनसंख्या को रोकें, उसे स्थिर करें, और उसको स्थिर करने के लिए हमने प्रयास भी किए हैं, जो कि इस वर्ष इमरजेंसी के बाद से जिस विषय को छूना सारे राजनीतिक दलों के लिए बड़ा कठिन हो गया था, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण, और इस विषय को तरह तरह के अलग अलग रूप दे दिए गए थे। इस गंभीर विषय को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार 15 अगस्त को लाल किले से एड्रेस किया, और उन्होंने कहा कि व्यक्ति को उतने ही बच्चों को जन्म देना चाहिए जितनों का वो अच्छे से लालन पालन कर सके।
उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इसी को ही ध्यान में रखते हुए गत संसद में 125 सांसदों के समर्थन से एक प्राइवेट मेंबर बिल हम लोगों के द्वारा फाइल किया गया था, जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम, रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड एक्ट। हम लोग, आप लोग सब समझदार हैं, समझते हैं, लेकिन जो समझदार नहीं हैं, जो वर्षों के प्रयासों से, जो कि 1974 से अगर हम आज तक की बात करें तो टैक्स पेयर का करीबन 2.25 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है हमारे देश के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में, और अगर इसे रियल टाइम मनी में कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 लाख करोड़ से भी ऊपर बैठता है। तो इतना अधिक धन खर्च करके छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसी परिकल्पना लोगों के बीच में ले जाकर भी अवेयरनेस चलाकर जब आबादी नियंत्रित नहीं होती है तो फिर उसके लिए एक कानून बनाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। उसी के द्वारा ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हों 2030 के, उन्हें हम अचीव कर पाएंगे, या भविष्य में हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित सुंदर भारत छोड़कर जा पाएंगे। मुझे यहां पर बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।